नमस्कार। आज हम यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2015 के प्रश्न पत्र को देखने जा रहे हैं, जो द्वितीय प्रश्न पत्र का हल है। और अभी हम लोग इसके सारे प्रश्नों की चर्चा करेंगे, तो आप बने रहिए। देखिए, संकल्पनाएं, विचार तथा अवधियाँ क्या थी। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है बिलासुरगाम से। इस प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न हैं, जिसके पूर्णांक 100 है। संकल्पनाएं, विचार तथा अवधियाँ। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है। कहाँ से मिला है? बिलासुरगाम से, हुंसकी से, भीमबेटका से, महागरा से। बिलासुरगाम से मिला है, ऑप्शन ए। इस प्रकार से हम लोग सिर्फ आंसर का फोकस करेंगे, जिससे हमारे समय और उत्तर पे अच्छी पकड़ बन सके। निम्न में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? इसमें से देखना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। राखी गढ़ी, मध्य शहर, ये सुमेलित हैं। हड़प्पा, समाधान एच, ये भी सुमेलित हैं। कालीबंगा जो है पुरुष और स्त्री का युग्म सावधान, ये भी सुमेलित हैं। लेकिन मोहनजोदड़ो समाधान R37 ये सुमेलित नहीं है। सूची 1 हड़प्पा स्थल को सूची 2 पुरातात्विक अवशेष से सुमेलित कीजिए और दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। मोहनजोदड़ो उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी, हड़प्पा कांस्य रथ, लोथल हाथी दांत का स्केल, बनावली पकी मिट्टी का हल। क्वेश्चन नंबर प्रश्न 4 देखते हैं। निम्नलिखित उद्धरण का लेखक कौन है? यह हो सकता है कि भारतीय राज्यों में विजयनगर का राज्य सामंतवाद के कुछ रूपों के नज़दीक रहा हो, लेकिन इस युद्ध सामंतवाद राज्य तथा यूरोप जापान के दूसरे राज्य से जिनके लिए सामंतवाद शब्द इस्तेमाल किया गया है, इन दोनों के बीच का फर्क इतना बुनियादी रहा है कि यह अवधारणा उस समय की सामाजिक व्यवस्था के विमर्श के लिए कोई उपयोगी ढांचा नहीं दे पाती। ये उद्धरण का लेखक कौन है? हु इज़ द राइटर ऑफ दिस पेसेज? तो ये हो सकता है बर्टन स्टाइन। तो जहाँ पे सामंतवाद जैसे कुछ टॉपिक्स आए हैं विजयनगर रिलेटेड, तो वहाँ पे हम लोग बर्टन स्टाइन याद रखेंगे। मानकी ने निम्नलिखित भावपूर्ण टिप्पणी किसके बारे में की है? जब कोई भूख से बेजार आदमी अपने दिमाग से में राज्य को नष्ट करने की बात ठान लेता है, तो वह बादशाह के पास जाता है और कहता है, हे महाशय, अगर आप मुझे धन उगाहने और कुछ हथियारबंद सिपाहियों की भर्ती की इजाज़त दे दें तो मैं आपको इतने लाख दूंगा। किससे रिलेटेड है ये? इजारादारी से रिलेटेड है। जहाँ बादशाह के पास जाएंगे और धन उगाहने और हथियारबंद सिपाही की भर्ती की इजाज़त मांगेंगे, तो वहाँ इजारादारी समझ लेना होगा। ठीक है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कुछ लोगों का विचार था कि समाजवादी सरकार के अंतर्गत उपनिवेशवाद ने एक सकारात्मक सभ्यतापरक भूमिका निभाई है। कारण समाजवादी आंदोलन के कुछ वर्गों के द्वारा अपनी अपनी संस्कारों की औपनिवेशिक नीतियों का समर्थन करने के लिए ऐसे विचारों का अक्सर उपयोग किया। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। मुगल प्रशासन को गोलकुंडा, बीजापुर और कर्नाटक तक फैलाने की कोशिश ने
उसे टूट के कगार पर ला दिया। शायद औरंगजेब को यह बेहतर सलाह दी जाती कि वह अपने सबसे बड़े बेटे शाह आलम की यह सलाह मान लेता कि बीजापुर और गोलकुंडा के कुछ हिस्से को अपने साथ मिलाकर उनसे समझौता कर लिया जाए और उन्हें कर्नाटक पर हुकूमत करने दी जाए, जो काफ़ी दूर था और जिसका प्रबंधन मुश्किल था। ये विचार किसके हैं? ये विचार सतीश चंद्र जी के हैं। ठीक है, हमें प्रश्न और उत्तर पे बस फोकस करना है ताकि हम एग्ज़ाम में प्रीलिम्स को अच्छे से कर पाए। भारतीय राष्ट्रीय इतिहास लेखन से संबंधित निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। इसमें व्याग्रता के साथ राष्ट्रीय पहचान की खोज की गई। तर्क का स्थान भावनात्मक दृष्टिकोण ने नहीं लिया। वस्तुनिष्ठ का दास का राष्ट्रवादी इतिहासकारों के हाथों से हनन नहीं हुआ। प्राचीन भारतीय अतीत का महिमा मंडन किया गया। तो सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें व्याग्रता के साथ राष्ट्रीय पहचान की खोज की गई और प्राचीन भारतीय अतीत का महिमा मंडन किया गया। प्राचीन भारतीय इतिहास। अब एंशियन इंडियन हिस्ट्री में देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में दक्षिण एशिया में कहाँ पर सबसे प्राचीनतम गेहूँ जौ की खेती का प्रमाण मिलता है? ऑप्शन ए पंजाब, बी बलूचिस्तान, सिंध, राजस्थान। तो सबसे प्राचीनतम गेहूँ जौ की खेती का प्रमाण साउथ एशिया में बलूचिस्तान में मिलता है। निम्नलिखित में से किस वैदिक देवता का आवाहन एशिया माइनर के बोगजकुई अभिलेख में है? अग्नि, रुद्र, सोम, इंद्र, सूर्य, विष्णु। इस प्रकार से ऑप्शन पे हम लोग फोकस करें तो इंद्र, नासत, मित्र और वरुण, ये वैदिक देवता का आह्वान एशिया माइनर के बोगजकुई अभिलेख में मिलता है। भारत में कहाँ पर भोजपत्र भारत की बहुप्रचलित लेखन सामग्री का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है? कौशाम्बी, हस्तिनापुर, अंतरिक्षिखेरा, श्रृंगवेरपुर। तो प्राचीन लेखन सामग्री का प्राचीनतम साक्ष्य श्रृंगवेरपुर होगा। निम्नलिखित में से शुक्ल यजुर्वेद कौन संहिता है? काठक, मैत्रायनीय, तैत्तिरीय, वात्स्यायनी। निम्नलिखित में से शुक्ल यजुर्वेद कौन संहिता है? वात्स्यायनी। निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारत के राज्य का उल्लेख मेगास्थनीज की इंडिका में है? दक्षिण भारत के राज्य का उल्लेख मेगास्थनीज जो इंडिका लिखे थे उसमें किसमें है? पांड्य। पांड्य ऑप्शन पे आप लोग फोकस कीजिएगा। कहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा स्थल खोजा गया है? सिरसुख, सिरका, कौशाम्बी, अनुराधापुर। सिरका। निम्नलिखित में से कौन तृतीय संगम का अध्यक्ष था? तृतीय संगम का अध्यक्ष कौन था? इरुंडयार, तिरुपुरमेरिड, नकीर, नकीरर जो थे तृतीय संगम का अध्यक्ष था। यह बुक आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। ये सारे प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ सब एग्जाम में आए हुए हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने भारत में सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर तिथि का प्रारंभ किया? हिंद यवन, हिंद सिथियन, कुषाण, कर्दमक, शक। हिंद यवन। बयाना निधि में समावेशित गुप्त शासकों के सिक्के चंद्रगुप्त 1 से स्कंदगुप्त तक।
से स्कंदगुप्तक। निम्न में से किस अभिलेख में सूर्य मंदिर के प्रमाण का उल्लेख है? मंदसौर। मंदसौर मंदिर के प्रमाण, सूर्य मंदिर के प्रमाण का उल्लेख मंदसौर में है। निम्नलिखित में से भारत के किस राजवंश ने अपने सिक्के जारी नहीं किए? एक ऐसा राजवंश था जिन्होंने अपना सिक्का जारी नहीं किया था। तो पल्लव और राष्ट्रकूट। चालुक्य और चोल ने अपने सिक्के तो जारी किए थे, पर पल्लव और राष्ट्रकूट नहीं किए थे। अभी हम लोग सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं, टाइम शॉर्टेज है। अगली बार जब बताया जाएगा तो फुल डिटेल से इसके मेंस पार्ट्स को भी कंप्लीट करेंगे। निम्नलिखित में से कांची का कौन सा प्रशासक समुद्रगुप्त का समकालीन था? विष्णुगुप्त। महेंद्र, नीलराज, विष्णुगुप्त, उग्रसेन। कांची का कौन सा प्रशासक समुद्रगुप्त का समकालीन था? विष्णुगुप्त। निम्नलिखित में से चोल देश में कौन सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था? कावेरीपत्तनम, नंदीपुर, उरैयूर, तंजौर। उरैयूर। निम्नलिखित में से कौन लेखक अपने समकालीन समाज की बुराइयों पर बयान करने के लिए जाना जाता है? भास, भावभूति, क्षेमेंद्र, श्रीहर्ष। समकालीन समाज की बुराइयों पर बयान कटाक्ष करने के लिए जाने जाते थे क्षेमेंद्र। मध्यकालीन भारतीय इतिहास। पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी नाद-ए-मुहम्मदी को किसने संकलित किया? आमिर खुर्द, मिन्हाज, सिराज, शम्स सिराज आफिफ, जियाउद्दीन बर्नी। तो इसके उत्तर होगा जियाउद्दीन बर्नी। प्रश्न नंबर 24। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए गुट से में से सही उत्तर का चयन कीजिए। बर्बक प्रबंधक। वकीले दर शाही महल का प्रमुख प्रभारी। सर जानदार अंगरक्षों का मुखिया। केवानी खोमा ढोने वाला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सल्तनत की स्थापना के साथ पुरानी प्रणाली या प्रणालियाँ तुरंत ही समाप्त नहीं हो गई, बल्कि वे कायम रही, हालांकि उनके ऊपर एक नए शासक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो गया। उपद्रवी क्षेत्रों का महावास कहा जाता था। भू राजस्व के निर्धारण और उसकी वसूली की अलाउद्दीन की प्रणाली उस प्रणाली से काफ़ी कुछ मिलती जुलती थी, जिसे बाद में कनकूत कहा गया। दो इतिहासकार बर्नी और याह्या मोहम्मद तुगलक के कृषि कार्य में वृद्धि के पैमाने के विभिन्न तरीकों की जानकारी देते हैं। याह्या कहता है कि कृषकों पर नया अतिरिक्त कर अबवाब लगाया जाता है, और बर्नी कहता है कि 3 बड़े कर ज़्यादा गंभीरता से निर्धारित किए जाते थे, सख्ती से वसूले जाते थे। तो सही नहीं है, तो देखा जाए तो इसमें क्या सही नहीं है? दो इतिहासकार बर्नी और याह्या मोहम्मद तुगलक ने कृषि पर में वृद्धि पैमाने के विभिन्न तरीकों की जानकारी देते हैं। याह्या कहता है कि कृषकों पर नया अतिरिक्त कर अबवाब लगाया जाता था, और बर्नी कहता है कि 3 बड़े कर ज़्यादा गंभीरता से निर्धारित किए जाते थे, सख्ती से वसूले जाते थे। ये दोनों सही नहीं है। नीचे लिखे अंश को पढ़ें। मैंने मान सिंह और विक्रमजीत के भवनों का गहराई से निरीक्षण किया। वे अद्भुत हैं, पूरी तरह से पत्थरों के भारी असमित टुकड़ों को तारण कर बनाए गए हैं। सभी राज्यों के भवनों को मान सिंह के भवन सबसे उद्यत और श्रेष्ठ हैं। ग्वालियर के राजस्थान को देखने के बाद ये विचार किसने व्यक्त किए थे? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। बाबर ने। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अब्दुल्ला कुतुब शाह 1626 से 72 के शासन के आरंभिक 19 वर्षों के इतिहास का बयान करता है, जो कुतुब शाही दरबार के रोजनामचे की तरह है और उस समय के सामाजिक जीवन तथा प्रशासन पर प्रकाश डालता है? मीर रफ़ी उद्दीन का तज़किरात उल मुल्क। मिर्ज़ा निजामुद्दीन अहमद का हकीकतु सलातिन। मंसाराम का मासिर निजामी। तबातई का बुरहान मासिर। मिर्ज़ा निजामुद्दीन अहमद का हकीकतु सलातिन।
मुगलों के ज़माने में बादशाह को तोहफे देने के लिए दो तरीके प्रचलित थे, पेशकश और नजर। औरंगजेब ने इस शब्दावली को नए सिरे से परिभाषित किया। निम्न में से कौन सा कथन इस संदर्भ में सही नहीं है? नकद के रूप में दी जाने वाली हर पेशकश को नगदजर कहा जाए, ये सही है। राजकुमारों द्वारा दिए जाने वाले तोहफों को नियाज कहा जाए, ये भी सही है। अमीरों द्वारा दिए जाने वाले तोहफे को निसार कहा जाए, ये भी सही है। कम महत्वपूर्ण अवसरों पर धन्यवाद देने और सम्मान व्यक्त करने के लिए दिए जाने वाले तोहफे को नज्न कहा जाए, ये सही नहीं है। तो कम महत्वपूर्ण अवसर पर जहाँ पे आएंगे प्रश्न के ऑप्शंस, उसको आप राइट करेंगे, क्योंकि यहाँ पूछा है सही नहीं है। मुगलों के ज़माने में विकसित हुए तकनीकों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे वस्त्र जो सारी दुनिया में मशहूर थे वह बिना बहुचक्रीय खड्गों की सहायता से तैयार किए जाते थे, ये सही है। समुद्री यात्राओं पर जाने वाली नौकाओं में एस्ट्रोलोब के अलावा और कोई आधुनिक समुद्री उपकरण नहीं होता था, ये भी सही है। मुगलों के महान स्मारकों का निर्माण एक पहिया ठेला गाड़ियों जैसे प्रारंभिक उपकरणों की मदद से किया जाता गया था, ये सही नहीं है। यहाँ तक कि मशीनी काम के लिए सही ढांचों वाले पेच भी नहीं बनाए जाते थे। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग किन अर्थों में हुआ? चकला शब्द का प्रयोग परगना के समानार्थी ये नहीं था, सरकार के समानार्थी नहीं, ठप्पा के समानार्थी ये भी नहीं। सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाइयाँ, लेकिन अनिवार्यतः सरकार के समानार्थ नहीं। तो क्षेत्रीय इकाई और सरकार के समानार्थी भी नहीं, इस प्रकार की व्यवस्था थी चकला उस समय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? खालिशा शरीफ के अंतर्गत साम्राज्य के खजाने के लिए कर संग्रह किया जाता था, ये सही है। जागीरों की लगातार अदला बदली होती रहती थी। ऐसा संभव था कि ऐसे एक समय जो क्षेत्र खालिशा के अधीन हो उसे बाद में जमीर में स्थानांतरित कर दिया जाए, ये भी सही है। जागीरों के आवंटन में जमींदार की कोई भूमिका नहीं होती थी, ये सही नहीं है। जागीरों के आवंटन के जमींदार कोई भूमिका नहीं होती थी। मनसबदारों को नकद वेतन के बदले जागीरें दी जाती थी, ये भी सही है। प्रश्न नंबर 32 देखिए। मुगल दरबार की तहजीब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या सत्य नहीं है? दरबार की कार्रवाई के दौरान अमीरों को बैठने की इजाज़त नहीं होती थी, ये सही है। औरंगजेब ने 1683 में आदेश जारी किया था कि 2000 से नीचे स्तर के मनसबदारों को बादशाह से छुट्टी लेने के लिए फतिहा के पढ़े जाने का इंतजार करना जरूरी नहीं होगा। औरंगजेब ने 1693 का आदेश जारी किया था कि अमीरों की पेशकश का रंग लाल नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। बादशाह के सामने अमीरों को नियम आस्ताबीन पहनकर और कंधों पर शाल लपेटकर ही उपस्थित होना होता था, ये सही नहीं है। तो हमें जब भी ये सारे चारों ऑप्शंस देखें उसमें जो बादशाह के सामने अमीरों के नियम ऐसा कुछ ऑप्शंस देखिएगा तो उसको आप सही ऑप्शंस मान के चले आएंगे, क्योंकि ये नहीं पूछा था और एग्ज़ाम में हमें इस ऑप्शन से मतलब है, तो इसी पे फोकस करेंगे। आधुनिक भारतीय इतिहास क्या है? कहाँ पर ऐसा स्कूल विकसित हुआ जहाँ मिफ्ताह उल फुजला जैसे शब्दकोश के साथ अन्य पांडुलिपियों का प्रचुर मात्रा में चित्रांकन किया गया? बंगाल, मालवा, गुजरात, दक्कन। मालवा। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन को काल क्रमानुसार संबंध कीजिए। पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी। ACBD। पुर्तगाली आए थे, फिर C डच आए, फिर ब्रिटिश, फिर फ्रांसीसी। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर फ्रांसीसी। कर्नाटक में काउंट दस लैली के सैन्य कर्नाटक में काउंट द लैली के सैन्य अभियानों से संबंधित निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। घरेलू सरकार ने लैली को धीरे धीरे अंदरूनी क्षेत्रों पर कब्जा जमाने का निर्देश दिया।
भारत फ्रांसीसियों को सर्वश्रेष्ठ लाभ दिलाने के लिए भारतीय रियासतों के आपसी झगड़ों में शामिल होना। भारतीय तटों पर अंग्रेजों के किलाबंदी स्थलों पर कब्जा जमाने के प्रयासों पर ध्यान देना। कंपनी के प्रशासन के लिए आवश्यक माने गए सुधारों की प्रस्तुत किया। ये सब है। भारतीय तटों पर अंग्रेजों के किलाबंद स्थलों पर कब्जा जमाने के प्रयासों पर ध्यान देना। काउंट द लेली जब भी आए तो ये ऑप्शन सी और डी पे ध्यान दीजिएगा। कंपनी के प्रशासन के लिए आवश्यक माने गए सुधारों की प्रस्तुति किया। कर्नाटक में काउंट लेली, ये शब्द याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसके बीच 1802 में बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए? प्रश्न नंबर 36 और 14 प्रश्न बचे हैं, देखते हैं हम लोग। इनमें किसके बीच 1802 में बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए? बड़ौदा के गायकवाड़ और मॉरिशस ऑफ वेल्सली में मल्हारब होलकर माउंटस्टूट एल्फिंस्टोन, ये नहीं होगा। पेशवा बाजीराव द्वितीय और मॉरिशस ऑफ वेल्सली, ये इनके बीच संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 1802 में बेसिन की संधि, याद रखिएगा। पेशवा बाजीराव द्वितीय और मॉरिशस ऑफ वेल्सली। 1832-33 के कोल जनजाति विद्रोह में कौन सी जनजाति सम्मिलित नहीं थी? कोल जनजाति जब विद्रोह हुआ था तो उसमें चुआड़, होज, मुंडा ये सब सम्मिलित थे, भील सम्मिलित नहीं था। प्रश्न नंबर 38 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन बैप्टिस्ट मिशनरी संप्रदाय से संबंधित नहीं था? बैप्टिस्ट मिशनरी समुदाय, विलियम कैट, जोशुआ मॉर्समैन, विलियम वार्डे, ये सब विलियम से जो भी आएंगे वो सम्मिलित थे, लेकिन मोंतलम बार्ड जो था वो संबंधित नहीं था। दयानंद सबसे निम्नलिखित किस धार्मिक विचार के विरोधी नहीं थे? मूर्ति पूजा, बहुदेवत्व और सौंदर्य, गाय के प्रति पूजा। तो धार्मिक विचार में वो गाय के प्रति पूज्य भाव, इसके विरोधी नहीं थे। बाद बाकी मूर्ति पूजा, सर्वेश्वरवाद, बहुदेववाद, ये सब के विरोधी थे। निम्नलिखित में से कौन एक प्राच्यविद ओरिएंटलिस्ट नहीं थी? A.T. कोलब्रुक, विलियम कैरी, जेम्स प्रिंस या चार्ल्स ग्रांट, ये ओरिएंटलिस्ट नहीं थे। प्रश्न 41। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रचलित धन निष्कर्षण सिद्धांत का मूल तत्व किसमें निहित था? शासक जाति के व्यापारियों द्वारा व्यापारिक गतिविधियों का दुरुपयोग, इसमें नहीं था। रियासी राजा से अनुचित तरीके से प्राप्त धन और उसे इंग्लैंड भेजना, ये भी नहीं था। भारत में एक तरफा निर्यात, यही होगा। भारत में एक तरफा निर्यात धन निष्कर्षण सिद्धांत से था। दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश द्वारा उत्पादित वस्तुओं को भारतीय बाजारों में बाहर देना, ये भी नहीं। प्रश्न 42 देखिए। सूची 1 उल्लेखित सामाजिक आंदोलनों को सूची 2 में उल्लेखित क्षेत्रों के साथ सम्मिलित कीजिए और ये किन क्षेत्रों में हुए, सही गुरु का चयन कर उत्तर दीजिए। परमहंसी मंडली महाराष्ट्र, कायस्थ सभा उत्तर प्रदेश, सरहिंद सभा पंजाब, श्री नयन धर्म परिलम सभा केरल। तो परमहंस मंडली महाराष्ट्र, चलिए आखिरी के 8 प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, जो कि प्रश्न आए थे 2015 में यूजीसी नेट JRF में, द्वितीय प्रश्न पत्र में, पेपर 2 में हिस्ट्री। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। रहीमतुल्लाह सैनी 1896, बदरुद्दीन तैयबजी 1887, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1945, नवाब सैयद मोहम्मद 1913। निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही का दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, मनाया गया था? 16 अगस्त 1946। आज़ादी से एक साल पहले हम लोग कह सकते हैं डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन से बड़े राज्यों ने जून 1947 में स्वतंत्र बने रहने की इच्छा व्यक्त की थी? तो बड़े राज्य थे जो जून 1947, अभी देश आज़ाद नहीं भी हुआ था तभी वो स्वतंत्र बनने की इच्छा व्यक्त कर दी थी। त्रावणकोर एवं भोपाल। सबाल्टर्न स्कूल एक विशिष्ट कथन, प्रोज ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? रंजीत गुहा। काउंटर इंसर्जेंसी, निम्नलिखित में से प्रोज ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी रंजीत गुहा जी ने लिखा था। निम्नलिखित में से कौन द इंडियन स्ट्रगल 1935 से 1942 पुस्तक का लेखक है? द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, बहुत फेमस पुस्तक है।
ये उन्होंने 1935 से 1942 के दौरान लिखे थे। सुभाष चंद्र बोस। संसार के इतिहास, संकल्पनाएं, विचार तथा अवधियाँ। विद्वानों ने विभिन्न चरों का प्रयोग कर मुगलकालीन भारत की जनसंख्या का अनुपात लगाया है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? मॉडलिन ने मुगलकालीन भारत की जनसंख्या का अनुमान कृषि क्षेत्र के विस्तार आर्जी के आधार पर लगाया है। ये सही है। मॉडलिन ने दक्षिण और दक्षिण भारत की जनसंख्या का अनुमान नागरिक सैनिक अनुपात के आधार पर लगाया है। ये भी सही है। अशोक बी देसाई ने मुगलकालीन भारत की आबादी का अनुमान सकल तथा प्रति व्यक्ति भू राजस्व के आधार पर लगाया गया है। ये भी सही है। किंग्सले डेविस ने भारत की जनसंख्या के मॉडलिन के आंकड़े को सुधारने कर 100 मिलियन से 145 मिलियन कर दिया। ये सही नहीं है। आखिरी के 2 प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने माना कि जैसे कि डार्विन ने जैविक प्रकृति के विकास के नियम की खोज की थी, इसी प्रकार मार्क्स ने मानव इतिहास के विकास के नियम की खोज की है? डार्विन और मार्क्स के बीच की बात हो रही है। फ्रेडरिक एंजल्स जी ने यह कहा था। इतिहास के अनुसंधान। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जो अंग्रेजों द्वारा जहांगीर के दरबार में पेश गई थी को मुगल के लिए आश्चर्य के रूप में माना गया? समुद्री कोयला, सी कोल। समुद्री कोयला ऐसी वस्तु थी जो अंग्रेजों द्वारा जहांगीर के दरबार में पेश की गई थी, को मुगलों के लिए आश्चर्य के रूप में माना गया था। अभी हम लोग सिर्फ प्रश्न और उत्तर पे ही फोकस कर रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आए उसका ऑप्शंस हमारे दिमाग में खेले। तो इसी व्यूज़ के साथ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।